हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल नीट प्रिपरेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख ही लिया था। हम लोगों ने मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे और इवोल्यूशन में पार्ट 1 बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। और आज हम लोग उसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे और मेरे हिसाब से पार्ट 2 ही इसमें काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि पार्ट 2 तक हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। और उसके बाद मतलब कि पार्ट 3 तो डालने की जरूरत नहीं है इवोल्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, ठीक है। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ होगा तो उससे रिलेटेड कम से कम 3 लेक्चर तो लगेंगे ही, तो ठीक है। और इसके बाद मैं जैसा आपसे कह चुका हूँ, प्रॉमिस कर चुका हूँ कि हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सीरीज में लाऊंगा ही, तो मैं लाऊंगा ही। उसके साथ साथ बता रहा हूँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट की भी क्वेश्चंस लाऊंगा। मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्लस लर्निंग प्लस मैं आप लोगों को समझ लीजिए इतनी प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ कि आप लोगों के बायो में 360 आउट ऑफ 360 आ जाए। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे साथ वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोगों के बायो में 360 में से 340 तो कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब कि चैप्टर वाइज में हर टॉपिक से और एक से बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं, एक से बेहतरीन क्वेश्चन। लर्निंग प्लस वाइज जो क्वेश्चन लाऊंगा मल्टीपल कॉन्सेप्ट के, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए चैनल पे और जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, तो जिससे मुझको भी एनर्जी मिल जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करें। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है बताइए? देयर इज नो एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ गिल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ मैमल्स। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टोटिपोटेंट। ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। स्टेम्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। कौन सा करेक्ट बताना है इसमें? देखिए, इसमें जो करेक्ट वाला आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑन्टोजेनी रिपीट करता फाइलोजेनी को, ठीक है। हीकल अंश हीकल थे, उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया था जो बताता था कि ऑन्टोजेनी मतलब कि डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की हिस्ट्री का डेवलपमेंट। ऑन्टोजेनी रिपीट करता है फाइलोजेनी को ऑन्टोजेनी ही रिपीट करता है, ठीक है। ऑन्टोजेनी क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ रेसेस, ठीक है। तो जो रेसेस की हिस्ट्री होती है वो डेवलप करता है फाइलोजेनी, और जो इंडिविजुअल की हिस्ट्री होती है वो डेवलप करता है ऑन्टोजेनी, इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो अर्नस्ट ने कौन सी थ्योरी दी थी? अर्नस्ट ने बायोजेनेटिक लॉ दिया था, जिसको रिकैपिटुलेशन थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनोलॉजी कम टू रिसेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन द फिनोमेनन इज टर्म्ड। क्या कहते हैं उस फिनोमेनन को? माइक्रो इवोल्यूशन, को इवोल्यूशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ कि जब स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट फंक्शन अलग हो, ठीक है। स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट फंक्शन अलग हो तो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और फंक्शन सिमिलर हो तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। और यहाँ पर देखिए क्या कहा है कि रिसेंबल टू ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडेप्टेशन के हिसाब से, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आप लोगों का, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट एविडेंस इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज द ऑकरेंस ऑफ। आप लोगों को मतलब ये देख लीजिए, होमोलोगस वाला क्वेश्चन में जो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला है और जो इसके एग्जाम्पल है, इतनी बार क्वेश्चन आया हुआ कि हद है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कम से कम इसी टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। 2 क्वेश्चन अभी आ गए, एक अभी हुआ, एक ये वाला, मतलब 6 ये हो गए और अभी पता नहीं कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने क्वेश्चन आए होंगे। तो मतलब अभी समझ लीजिए कि जो कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वाला है, होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन वाला और कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वाला, इसके एग्जाम्पल पर बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा ये वाला टॉपिक, क्योंकि गारंटी है कि इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन में कहा है कि इंपॉर्टेंट एविडेंस बताना है जो फेवर करता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को।
कौन सा? होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, एनालॉगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन, कौन सा है? ये फिर होमोलोगस ऑर्गन ओनली। जो एविडेंस करता है इवोल्यूशन को वो है कौन सा है? दैट इज होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन है वो एविडेंस प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को फेवर करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के बता दूं आप लोगों को, ह्यूमन का अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है हम लोगों का। तो ये बताता है कि हम लोगों के जो पहले के जो पूर्वज रहे होंगे उनके पास भी इसी तरह का कोई मतलब कि अपेंडिक्स रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मतलब कि बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल? लिविंग फॉसिल नहीं है। पेरिपेटस, किंग क्रैब, स्फेनोडॉन, आर्कोप्टेरिक्स, कौन सा नहीं लिविंग फॉसिल? आर्कोप्टेरिक्स इज नॉट अ लिविंग फॉसिल। ठीक है, आर्कोप्टेरिक्स लिविंग फॉसिल नहीं है। अब मैं आपको ऐसे बता दूं कि जो कुछ लिविंग फॉसिल जैसे बता दूं आप लोगों को, लिविंग फॉसिल्स जो हैं, कोरल हो गया, क्रोकोडाइलिया हो गया, हॉर्सू क्रैब हो गया, मोनोटेरेंस हो गया, स्नाउट नोज्ड फ्रॉग हो गया, ये क्या है? ये है सारे लिविंग फॉसिल। और जो आपका आर्कोप्टेरिक्स है, ये एक प्रकार का पहले का बर्ड था। कैसा था? ये एक प्रकार का पहले का बर्ड था और ये एविडेंस बताता था बर्ड के और डायनासोर के बीच में। ठीक है, बर्ड के और डायनासोर के बीच में एविडेंस बताता था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल? कौन सा? रेडियोकार्बन, पोटेशियम, आर्गन, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। मोस्ट एक्यूरेट मेथड बताना है डेटिंग के लिए, या फिर यूरेनियम लेड मेटल? मोस्ट एक्यूरेट वाला है इलेक्ट्रॉन एंड स्पिन रेजोनेंस मेथड। ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है जो आप लोगों को फॉसिल की डेटिंग करने में हेल्प करता है सबसे ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंच स्पीसीज, पढ़िए क्वेश्चन को। फिंच स्पीसीज ऑफ गैलापागोस आइलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेज विच इज़ नॉट अ फिंच फूड? कौन सा फिंच का फूड नहीं था? कैरियन और इंसेक्ट, ट्री बर्ड, सीड। तो डार्विन की फिंचेस थी वो अडेप्टिव रेडिएशन शो करती थी। कैसा? अडेप्टिव रेडिएशन। वो जो इंसेक्ट थी वो जो मतलब कि जो फिंचेस थी, बर्ड्स थी, वो इंसेक्ट को खाती थी, ट्री बर्ड पे फीड करती थी, सीड्स पर, कैक्टस पर, बाकी बहुत सारे इन पर फीड करती थी। और जो कैरियन दिया यहाँ पर, ये एक प्रकार का डेड बॉडीज़ है। क्या है? डेड बॉडीज़ है। और फिंचेस जो बर्ड्स होती हैं वो डेड बॉडीज़ पे फीड नहीं करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा, कैरियन। ये क्या है? एक प्रकार का, ये है आप लोगों की डेड बॉडी। ये आप लोगों की डेड बॉडीज़ हैं। और जो फिंचेस होती हैं वो बर्ड्स होती हैं, डार्विन फिंचेस। ठीक है, डार्विन ने फिंचेस नेचुरल सेलेक्शन वाली जो थ्योरी दी है उसमें फिंचेस के बारे में उसने बात की है, अलग अलग बीट्स, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग बीक के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोलॉजिकल एरिया इज नोन एज? क्या कहते हैं? एडेप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, माइग्रेशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उसे कहते हैं हम लोग एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एडेप्टिव रेडिएशन कह दीजिए या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कह दीजिए। ये एक प्रकार का ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें एक स्पीसीज, चाहे एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो, उसके जो नंबर होंगे डिफरेंट होंगे, अलग अलग फॉर्म्स में होंगे उसके नंबर। ठीक है, और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होगी वो साइज से बढ़ जाएगी और स्प्रेड कर जाएगी उसके ओरिजिन के सेंटर से फूड और हैबिटेट के लिए। किसके लिए? फूड और हैबिटेट के लिए उसके ओरिजिन सेंटर से
फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब भाई फीडिंग करना है, ब्रीडिंग करना है भाई, उसके लिए तो मूव करना ही पड़ेगा एक प्लेस से। तो अडेप्ट कर सब अपने अपने, इसी वजह से जो उनका हैबिटेट है, जो अपने पार्टिकुलर उनका हैबिटेट है वो चेंज हो जाता है और वो अपने आप को दूसरी जगह पर अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जो अडेप्ट कर लेते हैं वो जी जाती हैं और जो अडेप्ट नहीं कर पाती हैं वो मर जाती हैं। इसी वजह से जो इवोल्यूशन होता है वो उसी पर डिपेंड करता है। अब जो अडेप्ट कर गई तो वो तो बच जाएंगे, रह जाएंगे आगे को, तो जो इवोल्यूशन उसी के हिसाब से होगा ना, ठीक है। और जो मर गई तो फिर क्या ही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन फिंचेस किसका एक गुड एग्जांपल है? इंडस्ट्रियल मैनरिज्म का, या फिर कलेक्टिंग लिंक का, अडेप्टिव रेडिएशन का, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन का? ये है अडेप्टिव रेडिएशन का गुड एग्जांपल डार्विन फिंचेस, ठीक है। क्यों? अलग अलग प्रकार की बर्ड्स ने अपने आप को अलग अलग प्रकार से अडेप्ट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एविडेंस इन फेवर ऑफ। जो गैलापागोस आइलैंड की जो फिंचेस थी वो कैसा एविडेंस किसके फेवर में प्रोवाइड करती थी? इवोल्यूशन ड्यू टू म्यूटेशन, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन, या फिर स्पेशल क्रिएशन? बताइए। जो गैलापागोस आइलैंड की जो मतलब फिंचेस थी वो एविडेंस प्रोवाइड करती थी इन फेवर ऑफ बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन। किस पर? बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन पर, ठीक है। जो आप लोगों का बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन है ये एक प्रकार का ऐसा इवोल्यूशन है जिसमें जीन पूल पॉपुलेशन का ग्रेजुअली चेंज होता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, इन्वायरमेंटल प्रेशर के रिस्पॉन्स में जो उनकी जीन पूल का पॉपुलेशन होता है वो ग्रेजुअली चेंज हो जाता है। किस में इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। ऐसा में इसी वजह से बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन होता है वो ऐसा प्रोसेस में आता है जिसमें जीन पूल में पॉपुलेशन ग्रेजुअली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा कि जो गैलापागोस आइलैंड की फिंचेस थी वो बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन प्रोवाइड करती थी। क्यों? क्योंकि अब भाई नेचर सेलेक्ट कर रहा है, अब जो जिनको जीना है तो उनको माइग्रेट करना पड़ेगा अपनी प्लेसेस से। क्यों? क्योंकि उनको इवोल्यूशन करना है, उनको आगे बढ़ना है। अब ये थोड़ा चाहेंगे भैया हम वहीं पर रह के मर जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से वहाँ से माइग्रेट कर जाती हैं और वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडेप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू। क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन? इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। यस, दूसरे स्पीसीज का एक एंसेस्टर से जो इवोल्यूशन होता है उसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। ये एक प्रकार की एडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन दी हुई है, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ सकते हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। बाकी आगे कोई ऑप्शन पढ़ लेते हैं। माइग्रेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्पीसीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब ये नहीं कि एक एरिया से दूसरी जगह पर माइग्रेट करके तो एडेप्टिव रेडिएशन हो गया, नहीं, ये मतलब नहीं है। उसमें ये मतलब है कि दूसरे स्पीसीज का इवोल्यूशन, ये मेन रिलेशन फंक्शन है उसका एडेप्टिव रेडिएशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज रिलेटेड टू डार्विन्स फिंचेस। डार्विन फिंचेस से रिलेटेड एवोल्यूशन बताना है। एविडेंस कौन सा है? बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। डार्विन फिंचेस के रिलेटेड है जो एवोल्यूशन वो है बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी पीछे बता चुका हूँ इसी के टॉपिक के बारे में, बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन के बारे में पीछे बता चुका हूँ आप लोगों को मैं कि बायोजियोग्राफिकल इवोल्यूशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जीन पूल होता है पॉपुलेशन का वो ग्रेजुअली चेंज हो जाता है रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल प्रेशर, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक म्यूटेशन, इनके रिस्पॉन्स की वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, मैचिंग आई है भाई साहब, पढ़िए मैचिंग पढ़िए भाई साहब, मैचिंग। एक सेकंड दीजिएगा मेरे को। हाँ, पढ़िए मैचिंग।
तो मैचिंग में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट नेम इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्योरी पुट फोर्थ बाय हिम। करेक्टली मैच थ्योरी बताना है कौन कौन सी है, बताइए। देखिए डी वराइज जो मतलब कि करेक्टली मैच किसकी करेक्टली मैच्ड है, नेचुरल सिलेक्शन डी वराइज नो वे, ये किसने दी थी, ये डी वराइज ने, ये दी थी हम लोगों को डार्विन ने। मैंडल थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस नो वे, मैंडल ने ये थोड़ा दिया था, मैंडल थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। वीसमैन थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्मोप्लाज्म, यस यस ये सही है। वीसमैन ने थ्योरी ऑफ जर्मोप्लाज्म ये दी थी, क्या नाम था, फुल नेम उनका था ऑगस्ट वीसमैन। उनकी थ्योरी के हिसाब से जो कैरेक्टर होते हैं वो जर्म सेल के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं नेक्स्ट जनरेशन पे, ठीक है, और वो रियली में होता है। पैशन ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं वे ये नहीं दिया था, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला मेंडल ने दिया था आपको, एक हिसाब से बताऊँगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना सपोर्ट्स डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में कौन सा है जो डार्विन की फिंचेस को नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स, प्रोडक्शन ऑफ डॉली द सीप बाय क्लोनिंग, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इंसेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम स्टेम सेल्स फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हमें फिनोमिना बताना है जो सपोर्ट करता है डार्विन के कॉन्सेप्ट को नेचुरल सिलेक्शन के, वो है प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट इंसेक्ट, ये जो डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट करता है, ठीक है। मतलब कि आप जैसे जैसे पेस्टिसाइड्स बढ़ाते जाएंगे इंसेक्ट को मारने के लिए, जैसे जैसे आप पेस्टिसाइड बढ़ाते जाएंगे प्लांट्स पर, तो इंसेक्ट उसके अगेंस्ट कोई ना कोई कोटिंग या फिर कोई ना कोई ऐसी लेयर बना लेंगे या फिर उसकी आदी हो जाएंगे, आप एक प्रकार से कह दीजिए, तो उसके ऊपर रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। आप उनको पेस्ट डालने पर भी अब फिर उन पर असर नहीं होगा। तो यही उसने कहा डार्विन ने कि जो इंसेक्ट है वो उसने अपने आप को सेलेक्ट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज करने की वजह से अब उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा पेस्टिसाइड का, ठीक है। तो यही कहा नेचुरल सिलेक्शन ही है। अगले क्वेश्चन में चलें, बताइए, आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज एक्सपोज्ड बाय ह्यूगो डी वराइज, ह्यूगो डी वराइज के द्वारा एक्सपोज किया गया था, कैसा, स्मॉल एंड डायरेक्शनल लेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, कैसा। ह्यूगो डी वराइज ने रैंडम और डायरेक्शनल म्यूटेशन दिया था, कैसा, रैंडम और डायरेक्शनल। और उनकी म्यूटेशन, उनकी जो मतलब कि इवोल्यूशन की थ्योरी थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन, उसको हम लोग म्यूटेशन थ्योरी भी कहते हैं। उनका मानना था कि जो म्यूटेशन होती है वो इवोल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है। और जो म्यूटेशन होती है उसमें वो डिसकॉन्टीन्यूअस होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन आते हैं उसमें, और रैंडम होती है और डायरेक्शनल लेस होती है, ये उनका मानना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वराइज मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन मैकेनिज्म कैसा है, मल्टी स्टेप म्यूटेशन है, साल्टेशन है, फिनोटिपिक वेरिएशन है, फिर माइनर म्यूटेशन है, बताइए आंसर। ह्यूगो डी वराइज के हिसाब से जो इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है ये साल्टेशन है, कैसा है, साल्टेशन है, ठीक है। क्योंकि ह्यूगो डी वराइज ने कैसा मतलब कि उन्हें दिया था जो अपना मतलब थ्योरी दी थी, ह्यूगो डी वराइज ने कौन सी म्यूटेशनल थ्योरी दी थी, जो उस पर उन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन होगा वो डिसकॉन्टीन्यूअस फिनोमेना है, और डिसकॉन्टीन्यूअस फिनोमेना को साल्टेटरी आई एम सॉरी हाँ, डिसकॉन्टीन्यूअस फिनोमेना को साल्टेटरी फिनोमेना भी कहते हैं, ठीक है। जो एक प्रकार का सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन है, कैसा है, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन है, साल्टेटरी म्यूटेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ म्यूटेशन वॉज ब्रॉट फोर्थ बाई, कौन कौन सा आंसर करेक्ट होगा? म्यूटेशन का आइडिया ह्यूगो डी व्राइज ने, जिन्होंने एवनिक प्राइमोस पर काम किया, जॉर्ज मेंडल जिनने पाइसम सटाइवम पर काम किया। म्यूटेशन की बात कही है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हार्डी वेनबर्ग ने, जिन्होंने वर्क किया एलील की फ्रिक्वेंसी पर पॉपुलेशन की, और या फिर चार्ल्स डार्विन पर, जिन्होंने ऑब्जर्व किया वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सी वोज। कौन सा करेक्ट होगा आंसर? म्यूटेशन का आइडिया आया था ह्यूगो डी व्राइज से। किससे? ह्यूगो डी व्राइज से, जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी। इन्होंने एवनिंग प्राइमोस पर काम किया था। किस पे? एवनिंग प्राइमोस पर। याद रखिएगा, मैं कलर किए दे रहा हूँ। एवनिंग प्राइमोस पर काम किया था। मैं मिटा भी दे रहा हूँ, मज़ा आ रहा है इसलिए कर दिया। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, डी व्राइज गेव हिज म्यूटेशन थ्योरी एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। किस पर काम करते हुए दिया था उन्होंने? पाइसम सटाइवम, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, ओइनोथेरा लामार्कियाना, एल्थिया रोजिया। उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी जब वो काम कर रहे थे ओइनोथेरा लामार्कियाना पर। किस पर? ओइनोथेरा लामार्कियाना पर। पाइसम सटाइवम पर मेंडल ने काम किया था। किसने इसमें काम किया था? मेंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जीन लोकस वाली बात आ गई। आ गया भैया क्वेश्चन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक, अब बताता हूँ इसमें क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। जीन लोकस दिया है दो एलील का, ए और ए। ठीक है, यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, देखिए सबसे पहली बात, हमें फ्रीक्वेंसी दी डोमिनेंट एलील की, ये दी है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी पूछी है, और हेट्रोजाइगस की और होमोजाइगस रिसेसिव की। अब ये देखिए, ए ए ए ए ए ए इसके बारे में पूछा है। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेस नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट, सॉरी, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, निकालें? चलिए भैया, आप लोग कहते हैं तो निकाल देते हैं। तो कौन सा कलर लें? चलिए ये वाला लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स से मज़ा आया करने में। नहीं नहीं, ये नहीं, जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है इतना, चलिए। हाँ, तो क्या करना था हम लोगों को? सबसे पहले आप लोग ये देखिए, डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी कितनी दी है? 0.4। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग का जो मतलब कि रूल था, उन्होंने कहा था P + Q = 1। ये रूल उन्होंने दिया था, P + Q = 1। ठीक है, P + Q तो बराबर 1 है। यहाँ पर P + Q बराबर 1 है। डोमिनेंट एलील दिया है 0.4। मान लेते हैं ये डोमिनेंट एलील है आप लोगों का P है। ठीक है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू निकालेंगे अगर हम लोग, 1 - 0.4 जो आएगा आप लोगों को 0.6। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, सबसे बहुत बेहतरीन बात, कि उसने प्रिंसिपल जब दिया था तो उसने कहा था P² + Q² + 2pq = 1। आप लोग अगर याद ये ना याद हो तो आप ऐसे कर लीजिए, P + Q का होल स्क्वायर कर लीजिए, और = 1 का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो 1 का होल स्क्वायर तो 1 आएगा, तो इसका आ जाएगा P² + Q² + 2pq = 1। आ गया भाई रूल? आया कि नहीं आया बताइए? आ गया भाई रूल? ठीक है, अब इसमें देखिए, हम लोगों ने माना है कैसा, कि जो
पी क्या है, डोमिनेंट एलील है, तो पी तो स्क्वायर ये आ गया, पी स्क्वायर आप लोगों का ये डोमिनेंट एलील का 0.4, तो जैसे पी स्क्वायर करें डोमिनेंट एलील का 0.4 का अगर स्क्वायर करें तो आ जाएगा 0.16, ये आ गया आप लोगों का। ठीक, अब क्यू तो हम लोगों को ये है, तो क्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। क्यू का स्क्वायर आएगा आप लोगों का 0.6 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.36। ठीक है, अब बॉक्स में जगह नहीं तो हम लोग बाहर कर लेते हैं बॉक्स के। तो अब 2pq निकाल लीजिए इसी के हिसाब से, 2pq इक्वल टू 2 इंटू पी कितना था आप लोगों को 0.4 इंटू 0.6, जो आप लोगों का आया कितना 0.48, जो आप लोगों का आएगा 0.48। मैं इसको ब्लैक से लग देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, 0.48। मतलब कि आप लोगों ने इससे क्या समझा भी बताइए, क्या समझा क्या नहीं समझा, क्या नहीं समझा ओ भैया क्या नहीं, ये ले लेते हैं। पी स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.16, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आई है सॉरी गाइस प्रॉब्लम हो गई यार, आई एम रियली सॉरी, सब बनाया सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गई भैया, गड़बड़ हो गई। चलिए दोबारा कर लेते हैं, जो हारता है वो जीतता नहीं कभी। पी के वैल्यू हम लोग -0.4 आप लोग निकाल चुके हैं, पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी क्यू की आएगी तो 0.6 इतना आ गया था। हम लोगों ने निकाला था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, ये हार्डी-वेनबर्ग का रूल है। ठीक है, पी स्क्वायर की अब देखिए पी डोमिनेंट है तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी स्क्वायर की वैल्यू होगा आप लोगों की 0.16। सिमिलरली क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी आप लोगों की, जस्ट अ सेकेंड भैया, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। ठीक है, सिमिलरली क्यू स्क्वायर की वैल्यू होगी आप लोगों की, अरे यार ये होगी 0.6 की स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.36। ठीक है, और उसी प्रकार से आप 2pq की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.16, तो ये आ जाएगा आप लोगों की वैल्यू आएगी, सॉरी 0.16 नहीं आएगा, 0. आप लोग दिख ना रहा हो कलर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ ये वाला। हाँ, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.48। मैच कर लीजिए 0.48, ये हेट्रोजाइगस आएगा 0.48, ये बी और डी में है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को बी करेक्ट होगा यहाँ पर। मैच कर लीजिए, बी करेक्ट होगा, नहीं सॉरी उसने क्या कहा है, पी स्क्वायर की वैल्यू कितने 0.16 आई थी। आई एम रियली सॉरी, वो मैं ध्यान दी, कंफ्यूज हो गया मैं भी। ये डी नंबर ध्यान आएगा, ध्यान रखिए, जल्दीबाजी में आंसर टेक मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए अगले, क्या दिया है, इफ़ ऑफ स्पीसीज का वेट न्यू बॉर्न रेंजेस 2 to 5 किलो, 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 सर्वाइव, वेयर एज 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 और 4.5 to 5 डाई। ठीक है, कौन सा सिलेक्शन है, साइक्लिक, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिस्ट्रप्टिव। कहने का मतलब है एक प्रकार का बैलेंस बनाना है। ठीक है, कि जो एवरेज वेट के बच्चे होते हैं वो जी जाते हैं और जिनका वेट ज़्यादा हो जाता है वो मर जाते हैं। तो ये कैसा है, ये एक प्रकार का स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है, यहाँ पे स्टेबल हो रहा है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों का करेक्ट होगा सी, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में ये एक प्रकार का बैलेंसिंग टाइप होता है नेचुरल सिलेक्शन का, जो फेवर करता है एवरेज साइज को इंडिविजुअल के और एक्सट्रीम इंडिविजुअल को एलिमिनेट कर देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हाई यील्ड हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट। जो मतलब कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है काउ यील्डिंग का, उसे मिल्क का आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, डिस्ट्रप्टिव एज इट splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output, stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows, stabilizing selection as it stabilizes this character in the population। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक डिफ ऑपरेट इन, किस में ऑपरेट होता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, फिर लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में, स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में। दो बार आया क्वेश्चन है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में, किसमें? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। ठीक है, जो रैंडम चेंज होता है जीन फ्रिक्वेंसी में, पॉपुलेशन में रैंडम चेंज होता है जीन फ्रिक्वेंसी में, तो वो ऑकर होता है बाई चांस होता है। ठीक है, और मतलब कि अलोन रादर दैन बाई नेचुरल सिलेक्शन, उससे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। बाई चांस होता है अकेले, रादर दैन बाई नेचुरल सिलेक्शन के अलावा। ठीक है, कैसा होता है ये? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। और जो इफेक्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, वो मोस्टली मार्क्ड करता है वेरी स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन को। जिसको बहुत स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होती है उसी को मार्क करता है। ठीक है, भले ही चाहे पूरे पॉपुलेशन में होता है, लेकिन मार्क किसको करता है? स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हार्डी वेनबर्ग द इक्वेशन द फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस पता नहीं है, बताइए। ये होमो की है, ये होमो की है, ये कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ये है हेट्रोजाइगस की। फार्मूला बताया था आप लोगों को मैंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। जस्ट अ सेकेंड, ये होमोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस। ठीक है, फॉर्मूला बताया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। होमो हेट्रो, दिस इज द करेक्ट। हार्डी में मैंने फॉर्मूला दिया था p प्लस क्यू बराबर 1। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन में 100 इंडिविजुअल से 360 बिलोंग करते हैं जीनोटाइप AA, मतलब कि डोमिनेंट 360। इतने होते हैं रिसेसिव, मतलब कि हेट्रोजाइगस, और बचे हुए इतने रिसेसिव। इस डाटा के हिसाब से फ्रिक्वेंसी होगी एलील की AA की कितनी फ्रिक्वेंसी होगी बताइए? फ्रिक्वेंसी की अगर आप बात करते हैं तो आप कह सकते हो एक इंडिविजुअल में, आप कह सकते हो हमेशा, मैं तो बता दूँ जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल में इसमें कैपिटल लिखा है, एक होती है। ठीक है, तो हम लोगों को दिया हुआ है, अब सीधे एक बार ये समझ लीजिए, हम लोगों ने कहा है इसने डोमिनेंट वाली। ठीक है, हम लोगों को कहा है कि डोमिनेंट कितने 360 दी हुई है, जो बिलोंग करती है 1000 से। 360 कितने बिलोंग करती है? 1000 इंडिविजुअल से। ठीक, हमें ये दिया हुआ, तो एक कितने से करेगी?
365,000 नहीं है समझ में? मैंने उल्टा कर दिया, तो मैं सीधे कर देता हूँ, आप लोग यही कह रहे हो उल्टा कर दिया है कि 1000 में 360 है कितनी डोमिनेंट की, तो एक में कितनी होगी 365,000। ये आया कि नहीं आया? डिवाइड कर दीजिए 0.36। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी की क्या थी, पी स्क्वायर डोमिनेंट की। पी स्क्वायर पढ़िए कितना है, पी स्क्वायर कितना दिया है 0.36, तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा आप लोगों का 0.6। बताइए गलत कह रहा हूँ तो? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में भी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? लैक ऑफ म्यूटेशन, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, लैक ऑफ माइग्रेशन। पॉपुलेशन की जो टेंडेंसी है जेनेटिक इक्विलिब्रियम में जो है मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लैक ऑफ रैंडम मेटिंग। किसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होती है? जब रैंडम मेटिंग की लैक होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं डिस्टर्ब्ड, आई एम सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटेड कहते डिस्टर्ब होती है जब रैंडम मीटिंग होती है, उसकी कमी होती है जब। ठीक है, हार्डी वेनबर्ग का जो लॉ था वो बताता है कि जो एलील की फ्रिक्वेंसी है वो पॉपुलेशन में वो स्टेबल होगी और हमेशा और कांस्टेंट रहेगी। कैसी होगी? पहली बात स्टेबल होगी और फिर कांस्टेंट रहेगी जनरेशन टू जनरेशन में। किसमें? जनरेशन टू जनरेशन में। और जब भी नॉन रैंडम होगी लेकिन नॉन सेलेक्टिव मेटिंग होगी तो उस केस में जो रैंडम मेटिंग होगी वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी। ऐसा में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरिएशन इन जीन फ्रिक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रेदर दैन बाई नेचुरल सिलेक्शन। तो कैसी होती है? रैंडम मेटिंग, जेनेटिक लोड, जेनेटिक फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब इसने कहा जीन फ्रिक्वेंसी में विद इन पॉपुलेशन में वो बाई चांस होती है रेदर दैन बाई चांस नेचुरल सिलेक्शन के। कैसी होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा? जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा। ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है एक प्रकार रैंडम चेंज होता है फ्रिक्वेंसी में, एलील की फ्रिक्वेंसी में रैंडम चेंज होता है पॉपुलेशन में काफ़ी से सक्सेसिव जनरेशन में। किसमें? गैमीट से काफ़ी सारे सक्सेसिव जनरेशन में। ठीक है, और जो प्रत्येक जनरेशन जो नई जनरेशन होती है वो डिफ़र होती है पेरेंटल जनरेशन से, क्योंकि उसमें वेरिएशन आ चुके होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन पढ़िए। रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रिक्वेंसी। एलील की फ्रिक्वेंसी में जब रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज होता है तो वो होता है बाई चांस। ठीक है, पॉपुलेशन में, और स्पेशली स्मॉल पॉपुलेशन में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि रैंडम है, एक प्रकार की रैंडम है। वही रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले वाले से, रिपीटेड क्वेश्चन ही है। रैंडम है और यूनिडायरेक्शनल चेंज है। कैसा है? रैंडम है और यूनिडायरेक्शनल चेंज है। मतलब कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बनेगी तो उसमें जो चेंज आएंगे वो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ही मेन होते हैं, आप ये कह लीजिए। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन अराइज ड्यू टू। पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन किसके कारण होती है? रिकॉम्बिनेशन के कारण, म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन के कारण, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के कारण, और सिलेक्शन के कारण, या फिर म्यूटेशन के कारण केवल। पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन जो होती है वो म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन दोनों कारण होती है। रिकॉम्बिनेशन सेल साइकिल मियोसिस के दौरान होती है। मियोसिस के दौरान पैकेटिन स्टेज में। किसमें? पैकेटिन स्टेज में। और पैकेटिन स्टेज में किसके द्वारा होती है? रिकॉम्बिनेस एंजाइम के द्वारा। जो सेल मेडिएटेड एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेस, उसके द्वारा रिकॉम्बिनेशन होती है और जो म्यूटेशन को अफेक्ट कर, मतलब म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है। ठीक है, तो जब जेनेटिक वेरिएशन आएंगे पॉपुलेशन में तो म्यूटेशन की वजह से आएंगे और रिकॉम्बिनेशन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये प्रोफेज 1 की जो स्टेजेस होती हैं उसमें पैकेटिन स्टेज में
प्रोफेज वन, मियोसिस में प्रोफेज वन स्टेज होती है, ठीक है। उसमें 4-5 स्टेजेस होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होता है, किसके द्वारा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के द्वारा। आप लोग सेल साइकिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट पार्टिकुलर लोकस फ्रिक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील की फ्रिक्वेंसी दी है, रिसेसिव एलील की फ्रिक्वेंसी 0.4 दी है। तो हमसे कहा व्हाट इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगोट। भाई वही क्वेश्चन है बार बार। हेट्रोजाइगोट बता चुका आप लोगों को क्या होता है हेट्रोजाइगोट का। हेट्रोजाइगोट के फॉर्मूला बता चुका आप लोगों को, 2pq कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 × 0 × 0 × 4, 0.48। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पेसीज। स्पेसीज के लिए ट्रू नहीं है। मेंबर ऑफ स्पेसीज कैन इंटरब्रीड, जीन फ्लो डज नॉट ऑकर बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, ईच स्पेसीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरी अदर स्पेसीज, वेरिएशन अकर अमंग मेंबर ऑफ द स्पेसीज। कौन सा स्पेसीज के लिए ट्रू नहीं है? स्पीसीज़ में जो जीन फ्लो होता है वो पॉपुलेशन के बीच में, क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में कहा है कि नहीं होता है, पॉपुलेशन के बीच में ही होता है। बी वाला गलत होगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर बी इज़ द रॉन्ग, ठीक है। स्पीसीज़ मतलब होता है कि जो यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग होती है पॉपुलेशन की या फिर ग्रुप में इंडिविजुअल्स की, ठीक है, जो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं उन्हीं में ही, अमंग देमसेल्व्स, मतलब जो खुद में ही फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेसीज, ठीक है। और जो जीन फ्लो होता है वो होता है पॉपुलेशन में, बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज। स्पेसीज की पॉपुलेशन के बीच में जीन फ्लो होता है, किसके द्वारा? जीन माइग्रेशन के द्वारा। और जीन माइग्रेशन की एग्जांपल जैसे दूँ मैं आप लोगों को कि इमिग्रेशन या फिर एमिग्रेशन, ठीक है। इसने कहा है स्पेसीज के लिए ट्रू नहीं है कि जीन फ्लो पॉपुलेशन की स्पीसीज के बीच में नहीं होगा। जी नहीं, वो पॉपुलेशन की स्पीसीज के बीच में ही होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट गलत होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट्स फ्रॉम हाईली जेनेटिकली वेरिएबल इंडिविजुअल्स इंटरब्रीडिंग विद इन हिज पॉपुलेशन, कॉन्स्टेंट लो म्यूटेशन रेट, लार्ज पॉपुलेशन साइज। हमें इसने कहा कि जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा पॉपुलेशन में वो प्रोबेबली रिजल्ट किससे रिजल्ट होगा? रिजल्ट्स फ्रॉम इंटरब्रीडिंग विद इन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन के बीच में ही इंटरब्रीडिंग हो जाएगी तो जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा वो आएगा, मतलब कि म्यूटेशन रैंडमली आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सो फाइनली गाइज वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड आई होप को आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जिससे हमें भी एनर्जी मिलती रहे यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला वीडियो आप लोगों का अब आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पर, ठीक है। तो जल्दी से प्रैक्टिस जल्दी से इसकी PYQ ख़त्म करिए, तो फिर बढ़िया जोरदार बढ़िया हर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस में लाऊंगा और बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। तो बने रहिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।